नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन बिजनेस फाइनेंस। इसके कुछ टॉप एमसीक्यूज देखेंगे जो आपको एग्जाम के हिसाब से काफ़ी हेल्प हो सकती है और काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। जो टॉप क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए जो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले के सभी वीडियोज़ आपको हेल्पफुल रहे होंगे। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए और बेल आइकन का आइकॉन जो है उसको जरूर क्लिक करिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वेंट्री। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन्वेंट्री के क्वेश्चन है, इन्वेंट्री में कौन सा जो आइटम दिया हुआ इन्वेंट्री नहीं है। दोस्तों इसमें मशीन या इन्वेंट्री में नहीं बैठता है जनरली। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आता है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में आता है, कंज्यूमर स्टोर इन्वेंट्री में आता है, बट मशीन या इन्वेंट्री में नहीं आता है। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या रहना चाहिए, ए। Following classes of cost are generally involved in an inventory decision except। अब नीचे जो दिए गए क्लासेस है उनमें कॉस्ट का जो डिसीजन इन्वेंट्री में लिया जाता है उसमें सभी मददगार साबित होंगे, लेकिन कुछ को छोड़ के। मतलब कि देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग भी काम आता है। इन्वेंट्री अगर आपने पढ़ा होगा ईओक्यू के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए कैरिंग कॉस्ट भी काम आता है और कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज भी काम ही आता है। बट डी यहाँ पे अलग लग रहा है, ये यहाँ पे क्लासेस में नहीं बैठता है जिसमें हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं इन्वेंट्री की। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स आर इंक्लूडेड इन। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और टैक्स जो है वो हमेशा इंक्लूड होती है काय में, कैरिंग कॉस्ट में। इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट होती है उसमें हम ये अमाउंट इंक्लूड करते हैं। बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक के बारे में पूछा गया है। बफर स्टॉक मतलब क्या होता है कि हम एक स्टॉक जो मेंटेन करते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी मिनिमम स्टॉक जिसको बोल सकते हैं। तो बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ द स्टॉक। ये हाफ ऑफ द एक्चुअल स्टॉक नहीं है। एट विच द ऑर्डर इन द प्रोसेस शुड स्टार्ट, ये भी नहीं है। मिनिमम स्टॉक मैंने बोला था आपको, मिनिमम स्टॉक ध्यान में रखिए, जो लेवल बिलो द एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। यानी बफर स्टॉक जो कई लोग मेंटेन करते हैं ताकि अपना शॉर्टेज मतलब गोडाउन में या फिर सप्लाई में कोई शॉर्टेज ना है, उसके लिए जो मिनिमम स्टॉक रखा जाता है रिजर्व करके उसको बफर स्टॉक बोला जाता है। मिनिमम ऑर्डर जो होता है उसका फार्मूले निकालने के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल का जो फार्मूला पूछा गया है आपको, वो फार्मूले के हिसाब से मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला क्या होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल अगर आपको फार्मूले पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इजी होगा, इसलिए आपने फार्मूले ध्यान में रखना है। तो इसका फार्मूला रिकॉर्डेड लेवल है, राइट, माइनस ये भी सही है, नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम ये भी सही है, यानी इसका पहला ऑप्शन सही बैठता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज़ अ मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर, ये भी सही है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ईओक्यू। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज विद अ क्वांटिटी पर ऑर्डर, ये भी सही है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट प्राइस के हिसाब से बढ़ती जाती है और ऑर्डर कॉस्ट डिक्रीज होती है विद अ लो साइज। तो इसका मतलब यहाँ पे सभी ऑप्शन मुझे ट्रू लग रहे हैं इन्वेंट्री के हिसाब से, इसका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड बिटवीन द प्लेस एंड ऑर्डर इज अ रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, लीड टाइम। जो एक स्टॉक और दूसरे ऑर्डर, एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में जो टाइमिंग बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लीड टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, रीऑर्डर लेवल इज कैलकुलेट। इसके लिए फार्मूला बताओ ना आपको, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कंजप्शन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फार्मूला बैठता है इसका। करेक्ट फार्मूले पता हो तो आपके ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी जाएंगे और मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा फाइनेंस में पूरा पोर्शन जो है फार्मूला बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूँ आपने फार्मूला बेस्ड थोड़ा सा लर्न करना वो जरूरी है। जितने भी फार्मूलेज आपको दिए सबको एक तरीके से लर्न रखिए ताकि आपका एमसीक्यू प्रॉपर जाए और इजीली सॉल्व हो सके। एवरेज स्टॉक लेवल कैन बी कैलकुलेट। एवरेज स्टॉक किस तरीके से निकाला जाता है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर लेवल, यही सही है पहला ऑप्शन, ठीक है। फार्मूला रेडी है तो सब कुछ इजी होता है। ईओक्यू का फार्मूला पूछा है, ये तो आपको पता होगा कि बार बार हम ईओक्यू निकालते हैं, हर प्रॉब्लम में निकालते हैं ईओक्यू। तो ईओक्यू का फार्मूला अगर नहीं पता तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फार्मूला है इसका, 2D × S / H
द पावर 1/2, यानी इस तरीके से भी इसका फार्मूला हो सकता है। या फिर कहीं डी के जगह एच भी यूज़ किया जाता है कहीं ना कहीं, या फिर आई भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं। बहुत सारे फार्मूले आपको अलग अलग वे से मिलेंगे, बट सबके आंसर लगभग क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। नाउ अब यहाँ पे सॉल्यूशन पूछा गया है, द रीऑर्डर कॉस्ट, द ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ एन इन्वेंट्री इज 400, मतलब ऑर्डर कॉस्ट आपको ओ दिया हुआ है, ठीक है, विथ एन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट, 10 रुपये पर यूनिट है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ एन एनुअल डिमांड इस कितना है, 2000 यूनिट, मतलब आपको EOQ दिया है, ठीक है, आपके पास ऑर्डर भी दिया हुआ है और आपके पास कैरिंग कॉस्ट भी है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि EOQ जो है फॉर एनुअल क्वांटिटी अगर 2000 होती है तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए। तो इसको आपको फार्मूले में रखना पड़ेगा दोस्तों, फार्मूले में रख के वैल्यूज निकालूंगा तो लगभग इसका आंसर 400 आएगा। आपने सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसका आंसर आया गया है। इसके लिए फार्मूला पता होना जरूरी है। AST कंपनी हैज़ करंट रेशो आपको दिया है 4:3, करंट लाइबिलिटीज रिपोर्टेड बाय द कंपनी आपको दिया हुआ है 30,000। व्हाट शुड बी द नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल निकालने बोले, आपको करंट रेशो दिया हुआ है। करंट रेशो का मतलब सिंपल सी बात है, आपको लाइबिलिटी दिया है, लाइबिलिटी का ये अमाउंट है 3, इसका मतलब कि इसका लगभग अगर आपको करंट वर्किंग कैपिटल निकालना है तो इसका आंसर होगा 4, यानी कि 40,000 और ये 30,000, इसका डिफरेंस जो रहेगा वो लगभग 10,000 का होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला अगर आपको पता होगा तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल का भी कंसेप्ट पता होना जरूरी है। दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि पहले आपने अपने टॉपिक्स और सिलेबस को प्रॉपरली रीड करिए, तभी आपको MCQ समझ में आएंगे। MCQ समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगभग 10,000 आएगा, ठीक है, जो कि C दिया हुआ है, मतलब कि 40,000, 30,000 के हिसाब से 3 है तो ये 4 के हिसाब से 40,000 होगा। तो करंट असेट ये होती है, करंट लायबिलिटी ये है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका आंसर 10,000 आ सकता है। इन विच फॉर्म ऑफ द बिजनेस द ओनर हैज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी, किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में ओनर की लायबिलिटी जो है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। इसकी तो अनलिमिटेड होती है और पार्टनरशिप की भी अनलिमिटेड। जॉइंट स्टॉक कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय लायबिलिटी। Which of the following item provide an important function of shielding the part of income from tax? अब इसमें से आपको जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है कि जो आइटम इंपॉर्टेंट फंक्शन शेल्ड करता है पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स, इन्वेंट्री नहीं, सप्लायर नहीं, मशीन नहीं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट बैठता है टैक्स के हिसाब से। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो देखा होगा नॉन कैश आइटम में हम बैठते हैं और उसमें हिसाब से हम वर्किंग कैपिटल साइकिल भी निकालते हैं। ये वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट का क्वेश्चन है। बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉन्ड हैविंग अ डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड, दो आइडेंटिकल बॉन्ड है जिनके अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड है। द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज अ चेंज द लेस दैन दैट ऑफ बॉन्ड, मतलब यहाँ पे पूछा है कि दो बॉन्ड अगर आइडेंटिकल है, ठीक है, डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, पर मतलब कि किसी का 5 साल है, किसी का 2 साल है या किसी का 10 साल है, ऐसे। द प्राइस ऑफ, अब प्राइस जो पूछी गई है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड विल बी चेंज इन अ लेस दैन द बॉन्ड, मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, यानी पहला होगा शॉर्ट टर्म बॉन्ड विल बी लेस दैन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड, कि लॉन्ग टर्म से छोटा होता है शॉर्ट टर्म, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। कूपन रेट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। कूपन रेट मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कूपन के बारे में बोला है। कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट जस्ट लाइक विच ऑफ द गिवन एरिया इज नॉट एन एड्रेस बाय बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस को एड्रेस नहीं करता है। तो फाइनेंसिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, मैनेजिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, ये भी सही होता है, मतलब इसका ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द गिवन अबव, यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लीस्ट रेगुलेटेड, जो कम से कम रेगुलेटेड होती है वो है सोल ट्रेडर, क्योंकि सोल ट्रेडर को लिमिटेशन जो है वो काफ़ी कम होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो
इसके वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन के लिए अगर आपने जो मार्जिन्स देखी होंगी कहीं ना कहीं लेवरेज अगर पढ़े होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो इसका ऑप्शन होता है आपको सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग इफिशिएंसी ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी हो जो क्या होती है काफ़ी आसानी से बढ़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको MCQ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दैट अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको MCQ समझने में प्रॉब्लम जा सकती है, इसलिए आपने टॉपिक को प्रॉपरली रीड करना है, तभी आपको MCQ के बारे में आइडिया आएंगी। अ कंपनी हैविंग अ करंट रेशो ऑफ 1 विल हैव, अगर एक है सो नेट वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, ठीक है। सो कंपनी हैविंग करंट रेशो अगर 1 है, उसका करंट रेशो अगर क्या होता है 1 होता है, तो क्या होगा करंट रेशो अगर 1 है इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएंगी उसकी 0, क्योंकि 1 - 1 0 ही होगा एक तरीके से। देन बिजनेस फाइनेंस एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ऊपर पूछा था क्या एड्रेस नहीं करता, यहाँ पूछा है क्या एड्रेस करता है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या एड्रेस करता है, कैपिटल बजटिंग होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी होता है, मतलब ऑल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड फॉर टू शॉर्ट टर्म क्रिएटर, जो शॉर्ट टर्म क्रिएटर के लिए काम आती है, शॉर्ट टर्म के लिए जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, यानी लिक्विडिटी रेशोज में जो लिक्विडिटी रेशो होते हैं वो जो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसीज इवेल्युएटेड बाय द फॉलोइंग आपको दिए है। फाइनेंशियल पॉलिसी जो है अब इसके लिए क्या इवेल्युएट की जाती है, फाइनेंशियल पॉलिसी निकालने के लिए आपको कंपनी का इंटरनल एक्सटर्नल डेप्ट निकालना होता है, इंटरनल एक्सटर्नल फंड निकालने पड़ते हैं। उस फंड के लिए फार्मूला लगाया जाता है डेप्ट टू इक्विटी का। डेप्ट टू इक्विटी रेशो जो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डेप्ट और फाइनेंशियल पॉलिसी को समझने में मददगार साबित करता है। मिस्टर वाई एंड जेड आर द प्लानिंग टू शेयर देयर कैपिटल रन बिजनेस दे आर गोइंग टू एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। अगर मिस्टर वाई और जेड प्लानिंग कर रहे हैं शेयर देयर कैपिटल, तो सिंपल सी बात है, दो लोग अगर मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, जिसका एक्ट है 1932। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डेप्ट, डेप्ट के हिसाब से क्या सही है ये पूछा गया है। तो डेप्ट इज अ ओनरशिप इंटरेस्ट इन फॉर्म, नहीं। अनपेड डेप्ट कैन बी रिजल्ट इन अ बैंकरप्सी राइट एंड फाइनेंशियल फेल्यूर, मतलब कि अगर डेप्ट का पेमेंट नहीं हो पाया तो कंपनी कहीं ना कहीं बैंकरप्सी में जाती है या फिर कंपनी का दिवालिया यानी कि सॉल्वेंसी भी हो सकती है। देन अ फर्म रिपोर्ट टोटल लायबिलिटी ऑफ 3 लाख एंड ओनर इक्विटी जो है वो है कितनी 5 लाख की, ठीक है। 3 लाख की लायबिलिटी है और ओनर की इक्विटी इतनी है, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल वर्थ ऑफ द फर्म असेट, तो फर्म असेट की टोटल वर्थ कितनी होगी। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि ये 3 लाख रुपए लायबिलिटी का आइटम है और ओनर इक्विटी भी 5 लाख है, मतलब टोटल वर्थ उसकी टोटल लायबिलिटी होती है जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, जिसकी अमाउंट टोटल करने के बाद 8 लाख आती है। तो इसका सिंपल आंसर है 8 लाख रुपये। Which of the following refer to the difference between the sale price and the cost of inventory? सेल प्राइस और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जो डिफरेंस होता है दोस्तों उसको मार्कअप प्राइस बोलते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री के प्रॉब्लम में आपको जरूर मिलेगा ये। हु ऑफ द फॉलोइंग मेक अ ब्रॉडर यूज ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन इसमें से सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है बोल रहा है यहाँ पे, तो अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर, सबसे ज़्यादा ऑडिटर ही उस चीज़ों को यूज़ करता है। काफ़ी जनरल क्वेश्चन से कुछ तो यानी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे आपको कि सब्जेक्ट से रिलेटेड तो है ही है, बट कुछ मतलब जीके लेवल के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन रिस्पॉन्स टू मार्केट एक्सपेक्टेशन द क्रेडिट पेन्स हैव बीन होना चाहिए था इंक्रीज फ्रॉम 45 डेज टू 60 डेज, मतलब कि अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर क्रेडिट पॉलिसी, यहाँ पे शायद क्रेडिट पॉलिसी होना चाहिए था, क्रेडिट पॉलिसी जो है वो 45 दिन से अगर 60 दिन होती है, 45 डेज से कितनी होती है 60 दिन होती है, तो डिक्रीज इन सेल होगा क्या, नहीं। इंक्रीज इन डेटर होगा क्या, डिक्रीज इन डेटर होगा क्या, नहीं। डिक्रीज इन बैड डेट बढ़ेगा क्या, नहीं। तो फिर क्या होगा, इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। सिंपल सी बात है, 45 डेज से कितना डेज बढ़ गया,
60 डेज मतलब 15 डेज आपका पॉलिसी क्रेडिट की बढ़ रही है, मतलब आपको कस्टमर से पैसा थोड़ा सा लेट मिलेगा, यानी कलेक्शन पीरियड जो है अल्टीमेटली आपका बढ़ने वाला है 15 दिन से। इफ़ अ कंपनी सेल इट्स रिसीवेबल टू अनदर पार्टी टू रेज द फंड, अगर एक कंपनी दूसरे किसी को अपना रिसीवेबल बेचती है, हैंड ओवर करती है, इफ़ अ कंपनी सेल इट्स रिसीवेबल टू अनदर पार्टी टू रेज द फंड, इट इज़ नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? इसको सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं, यानी कि सिक्योरिटीज जब मार्केट में इशू की जाती है ताकि उनको पैसा मिले, फंड प्रोवाइड हो, फंड बढ़ाए, फंड रेजिंग करे, ठीक है, बॉन्ड इशू किया जाता है, उस तरीके से सिक्योरिटाइजेशन जिसको हम लोग बोला जाता है फाइनेंस की लैंग्वेज में। कैट डिस्काउंट की टर्म अगर आपको दी गई है कि 3/15 नेट 40 मीन्स क्या होना चाहिए, ठीक है। कैट डिस्काउंट के प्रॉब्लम्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है, कि 3/15 नेट 40, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3% डिस्काउंट हो गया, 15 दिन का ड्यूरेशन हो गया पेमेंट का, यानी कि 3% इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो 3% इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट नहीं प्रॉब्लम डिस्काउंट का है, तो 3% डिस्काउंट, पेमेंट 15 डेज एंड अदरवाइज फुल पेमेंट इन 40 डेज, मतलब कि 15 या फिर 40 दिन के अंदर वो पेमेंट मिलेगा, ऐसा इसका मतलब होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए, ठीक है। देन इफ सेल ऑफ द फर्म 60 लाख, 60 लाख का सेल आपको दिया हुआ है, एवरेज डेटर्स इतना दिया हुआ है, देन द रिसीवेबल टर्नओवर, सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपको करना क्या है, सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, फार्मूला आपको पता होगा, नेट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर, मतलब नेट सेल आपका 60 लाख है, 60 लाख को 15 लाख से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4, वो भी टाइम्स में, इसका आंसर हमें टाइम्स में देना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन इफ कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू कस्टमर देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्रीज, अगर कैश डिस्काउंट ऑफर करता है कस्टमर को तो क्या बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, डेटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम देने लगेंगे तो अपने दिन ब दिन क्या होंगे, कस्टमर बढ़ते जाएंगे। रिसीवेबल मैनेजमेंट डील विथ, रिसीवेबल मैनेजमेंट जो होता है वो किससे डील करते हैं? वो रॉ मटेरियल की रिसिप्ट से, यानी कि रॉ मटेरियल कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उससे डील करते हैं। EOQ इज द क्वांटिटी दैट मिनिमाइज, EOQ क्या मिनिमाइज करता है? हम EOQ को भली भांति जानते हैं, तो EOQ मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो अपनी ऑर्डर साइज को डिक्रीज करने के लिए या फिर कम से कम क्वांटिटी ऑप्टिमम क्वालिटी को मंगवाने के लिए काम आती है। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, टोटल ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है, टोटल ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमें कितना करना है, इसके लिए हम EOQ सॉल्व करते हैं ताकि मिनिमम यूज हो सके। ABC एनालिसिस यूज इन, ABC एनालिसिस जो है वो किस में यूज़ किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ABC एनालिसिस जो है एक टाइप का एनालिसिस जो क्या में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काम आता है, एकदम जनरल क्वेश्चन है। इफ़ एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी आपको दिया हुआ है A इक्वल्स टू एनुअल रिक्वायरमेंट है, O इक्वल्स टू ऑर्डर है, C इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, एंड देन EOQ क्या होना चाहिए। अब देखो EOQ के 2-3 फार्मूले होते हैं, हर जगह आपको हर बुक में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आंसर सभी का लगभग सेम ही आता है, तो कुछ नया नहीं है इसमें। EOQ क्या होना चाहिए, तो EOQ का फार्मूला जो है हमें अगर लगाना है इसके हिसाब से जो डेटा आपको दिया गया है, तो 2D, ऊपर आपने देखे थे 2D वाला फार्मूला था, तो यहाँ पे 2 क्या बन जाएगा, A बन, कहीं पे एनुअल रिक्वायरमेंट लिखा होता है, कहीं डिमांड लिखी होती है, D लिखते हैं कुछ लोग, उस तरीके से भी सॉल्व होता है। बाकी 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय C, ठीक है, C मतलब आपको क्या दिया है, कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, अ फर्म हैज़ इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 6, इन्वेंट्री टर्नओवर 6 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 7,50,000 का दिया है, विथ अ बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट द इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज टू कितना, 10 से बढ़ रहा है, सो दिस वुड बी रिजल्ट इन, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर अगर आपका कितने से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है, यानी 10 टाइम्स हो रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो जाएगा अगर वो टाइम्स बढ़ता है। तो व्हाट विल द बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होगा कि आपको उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, बाय कितने से, 50,000 से। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ क्या है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर नहीं है,
कॉस्ट ऑफ स्टॉक नहीं है, ऑर्डर लेवल नहीं है, ऑप्टिमम ऑर्डर है। ऑप्टिमम ऑर्डर साइज मतलब ईओक्यू हमें यही समझाता है कि हमें अगर साल भर में 40,000 क्वांटिटी लगती है तो हम साल भर में उसको महीने महीने में कितने कितने दिन में कैसे कैसे मंगवाए, हम कितने कितने रुपए का ऑर्डर कैसे कैसे करवाए, उसके लिए हेल्प की जाती है। उसी लिए हमें ईओक्यू पढ़ना होता है। नाउ द टाइप ऑफ कोलैटरल जो होती है सिक्योरिटीज़ यूज़ फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन। कोलैटरल सिक्योरिटीज़ जो शॉर्ट टर्म नेचर की होती है वो काय के लिए यूज़ करती है, स्टॉक ऑफ गुड्स के लिए, गुड्स होना चाहिए वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक। बैंक की सबसे बड़ी लाइबिलिटी जो है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि जितना भी डिपॉजिट हुआ है उसका क्या करना, जितना भी डिपॉजिट हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो सबसे बड़ा, डिपॉजिट बैंक की सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को वापस करना होता है। कमर्शियल पेपर इज द टाइप ऑफ, कमर्शियल पेपर किस टाइप में बैठता है, फिक्स कूपन बॉन्ड नहीं, अनसिक्योर्ड होता है कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म डेप होता है ये, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा। अ शॉर्ट टर्म लीज विच ऑफ्टन कैंसिलेबल, एक छोटी सी जो लीज होती है जो कभी भी कैंसिलेबल हो सकती है, तो वो फाइनेंस लीज को बोलते हैं क्या, नहीं। नेट लीज बोलते हैं क्या, नहीं। उसको ऑपरेटिंग लीज बोल सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए काम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजुअल टाइप ऑफ लीज मैनेज अरेंजमेंट, लीज अरेंजमेंट जो है वो की नहीं होती है यूजुअल में, तो लीज अरेंजमेंट नहीं होती है, सेल एंड लीज बैक नहीं होती है, गुड्स ऑन अप्रूवल होती है, लीज मैनेजमेंट में आता है, लेवरेज लीज नहीं होती है, डायरेक्ट लीज नहीं होती है, यानी गुड्स ऑन अप्रूवल जो कि कस्टमर को मतलब एक शॉप में अगर कोई गुड्स हम अप्रूवल के बेस पे देते हैं तो वो गुड्स अगर बिकते हैं तो उसका पैसा हमें वापस मिलता है। एक होता है लीज अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, ये जनरली स्टॉक में मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हर किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिले। अ लीज मैनेजमेंट इज जनरली नॉट अ कैंसिलेबल एंड कवर्स फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन असेट इज नोन एज। एक लीज मैनेजमेंट अगर देखते हैं, अ लीज विच इज़ जनरली नॉट कैंसिलेबल, जो लीज हमेशा कैंसिलेबल नहीं होती है, ठीक है, एंड कवर फुल इकोनॉमिक लाइफ, और पूरी इकोनॉमिक लाइफ उसमें क्या होती है, कवर अप होती है। दी असेट इज नोन एज, उस असेट को क्या बोलते हैं दोस्तों, उस असेट को बोलते हैं लीज फाइनेंस या फाइनेंस लीज। लीज विच इंक्लूड थर्ड पार्टी एंड लेंडर इज नोन एज, लीज जिसमें थर्ड पार्टी लोग बैठे होते हैं, ठीक है, यानी लेंडर लोग, ठीक है, लीज विच इंक्लूड द थर्ड पार्टी या लेंडर इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, सेल लीज बोलते हैं, नहीं, डायरेक्ट लीज बोलते हैं, नहीं, इनवर्स लीज बोलते हैं, नहीं, लेवरेज लीज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेवरेज लीज। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो आपको थोड़े से दिमाग में रखने पड़ेंगे या नोट डाउन करके रखने पड़ेंगे, जो आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के हिसाब से। प्रैक्टिकली ईजी जाता है, थ्योरेटिकल थोड़ा सा वीक जाता है ये सब्जेक्ट। वन डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज, क्या डिफरेंस है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज में, ये वो पूछ रहा है कि देर इज़ ऑफ्टेन ऑप्शन टू बाय एन ऑपरेटिंग लीज, नहीं, देर इज़ एन ऑफ्टेन अ कॉल ऑप्शन इन अ फाइनेंशियल लीज, नहीं, ये भी नहीं है इसका आंसर। एंड ऑपरेटिंग लीज इज जनरली कैंसिलेबल, हाँ, ऑपरेटिंग लीज हम क्या कर सकते हैं, जनरली कैंसिलेबल। अभी हमने ऊपर में भी देखे थे कि ऑपरेटिंग लीज हम इजीली आसानी से कैंसिलेबल कर सकते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लीजी, लीज इज पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं लीजी का, तो उसके हिसाब से ये क्या है, क्या है ये फाइनेंशियल डिसीजन है उसका, फाइनेंसिंग डिसीजन। फॉर लीजर, लीज मतलब क्या है, देखो लीजी के हिसाब से लीज यानी फाइनेंसिंग डिसीजन है, तो लीजर के हिसाब से लीज मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये फाइनेंसिंग कर रहा है, वो इन्वेस्टिंग कर रहा है, मतलब कोई पैसा दे रहा है तो कोई पैसा ले रहा है, एक के लिए लोन है, एक के लिए इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके से। रेफर टू मिक्स द सोर्स फ्रॉम विच द लॉन्ग टर्म फंड इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस आर रेज। अब कौन सा मिक्स सोर्स है जिससे हम लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जनरली हमें देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिक्सअप करके उसको यूटिलाइज करने में हेल्पफुल होती है।
लास्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, लो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड लो फाइनेंशियल लेवरेज। अगर दोनों ऑपरेटिंग लेवरेज अगर क्या आती है लो तरीके से, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, उसके बाद में हम कंबाइन लेवरेज भी देखते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर आपने लेवरेज चैप्टर पढ़े अच्छे से, इंडिकेट दैट द कंपनी इज नॉट यूटिलाइजिंग। अब इसमें थ्योरेटिकली पूछा है कि अगर दोनों का लेवरेज अगर छोटा होता है कि ऑपरेटिंग भी लो है और फाइनेंशियल भी लो है, तो शेयर कैपिटल नहीं, डेब्ट कैपिटल यूटिलाइजिंग नहीं रहेगा अगर दोनों ऑपरेटिंग लेवरेज अगर क्या होते हैं कम होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सभी ऑप्शन सभी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हुई होंगी और आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से जो काफ़ी मददगार साबित होंगे। उसके हिसाब से मैंने 50 क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट किए हुए हैं जो आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट हो सकते हैं थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चन के बारे में कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट दिन, तब तक जय हिंद।